जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम देखेंगे संविधान संशोधन का संपूर्ण वीडियो। आपके रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी नींव से ही शुरू करते हैं। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से ली है और ये है क्या? देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है और इसका जिक्र संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मिलता है। अनुच्छेद 368, ठीक है। और संशोधन 3 तरह से हो सकता है। 3 प्रकार से। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कौन सा है? पहला है साधारण बहुमत। हाँ, इसमें 50% से अधिक बहुमत प्राप्त करने पर यह संशोधन किया जाता है। अच्छा, बस 50% से ज्यादा? जी। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। हाँ। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओह, तो ये तकनीकी रूप से संविधान संशोधन है ही नहीं। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना या किसी राज्य की सीमा बदलना। नाम बदलना भी इसी में आएगा? हाँ, नाम बदलना, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना, सांसद और मंत्रियों का वेतन बढ़ाना, यहाँ तक कि धन विधेयक, कोरम में संशोधन जो कि पूर्ति 1/10 है, और राष्ट्रपति को वीटो लगाने की शक्ति, ये सब इसी में आता है। समझ गया। तो ये तो हुआ साधारण बहुमत। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। इसमें संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। 2/3? ये तो काफी ज्यादा है। जी, और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किए जा सकते हैं। अच्छा, तो जो बड़े बदलाव होते हैं जैसे मौलिक अधिकारों में, वो इसी से होते होंगे? एकदम सही। जैसे भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें बदलाव इसी से होता है। ठीक है। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है, विशेष बहुमत वाला विधेयक सबसे पहले कहीं भी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। कहीं भी? हाँ, और विशेष बहुमत वाले विधेयक पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं, मतलब दोनों सदनों को अलग अलग पास करना ही होगा। जी, और राष्ट्रपति को अनुमति देना भी अनिवार्य होता है। ये वाकई दिलचस्प है। और तीसरा, जो शायद सबसे जटिल प्रक्रिया होगी। हाँ, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य के विधान मंडलों की अनुमति वाला विधेयक। अच्छा, तो इसमें राज्यों की भूमिका भी आ जाती है? बिल्कुल, ये संघीय ढांचे से जुड़े मामलों के लिए है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्यपद्धति। हाँ। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, या फिर केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। हाँ। संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों में विधायी संबंध, ये सब। 7वीं अनुसूची के विषय भी इसी में आते होंगे? हाँ, 7वीं अनुसूची का कोई भी विषय। और जो जीएसटी लागू हुआ था, वो भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। बहुत बढ़िया। अब जब हमने प्रक्रिया समझ ली है, तो चलिए पहले संविधान संशोधन से शुरू करते हैं। साल 1951। जी, प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी समझनी होगी। ये रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से जो मुश्किलें पैदा हुई थीं, उन्हें दूर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। 15(4)? हाँ, जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए विशेष प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। और 9वीं अनुसूची भी तो इसी से जुड़ी थी? बिल्कुल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया, और साथ ही अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए। ठीक है, और इसके ठीक बाद दूसरा संशोधन भी आ गया 1952 में। हाँ, दूसरा संविधान संशोधन 1952। ये 1951 की जनगणना के आधार पर था। इसके जरिए संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को फिर से समायोजित किया गया, अनुच्छेद 82 के तहत। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और चौथा संशोधन। तीसरा संविधान संशोधन 1954। इसमें समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में
खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास जैसे विषयों को शामिल किया गया। और चौथा, वो भी 1955 में हुआ? जी, चौथा संविधान संशोधन 1955। इसकी पृष्ठभूमि बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले से जुड़ी है। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि राज्य लोकहित में किसी की व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो न्यायालय मुआवजे यानी कॉम्पेंसेशन के मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। और पांचवां संशोधन जो राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा था? हाँ, पांचवां संविधान संशोधन 1955। इसमें अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। अब राज्य पुनर्गठन विधेयक पर राज्यों की राय जानने के लिए राष्ट्रपति एक समय सीमा निर्धारित करेंगे। और अगर राज्य उस समय सीमा में राय नहीं देते तो विधेयक संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अब आते हैं 1956 के बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधनों पर, छठा और सातवां। जी, छठा संविधान संशोधन 1956। इसमें 7वीं अनुसूची के संघ सूची में प्रविष्टि 92A जोड़ी गई, जिससे अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर केंद्र को टैक्स लगाने की शक्ति मिली। और अनुच्छेद 230 और 231 में संशोधन करके हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज तक बढ़ाया गया। अच्छा, और एक ही हाईकोर्ट कई राज्यों के लिए, ये प्रावधान भी तभी आया? बिल्कुल, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या बॉम्बे हाईकोर्ट। और फिर आया सातवां संशोधन जो एक मील का पत्थर था। सातवां संविधान संशोधन 1956। इसका उद्देश्य था राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब फजल अली आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को सुलझाना। तो जो राज्यों की श्रेणियां थीं A, B, C, D वो खत्म हो गईं। हाँ, उन श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी के साथ संविधान की पहली और चौथी अनुसूची जो राज्यसभा सीटों के आवंटन से जुड़ी हैं, उसमें भी संशोधन किया गया। इसके बाद आरक्षण की अवधि और भूमि समझौते से जुड़े संशोधन आए। जी, 8वां संविधान संशोधन 1959। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष यानी 1970 तक कर दिया गया। ये अनुच्छेद 334 में हुआ। और 9वां संशोधन जो भारत पाकिस्तान समझौते से जुड़ा था। हाँ, 9वां संविधान संशोधन 1960। इसकी पृष्ठभूमि थी भारत पाकिस्तान भूमि सीमा समझौता, जिसे नेहरू नून समझौता भी कहते हैं। इसके तहत बेरुबारी और खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपना क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को देने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है। और फिर 60 के दशक की शुरुआत में कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत का हिस्सा बने। बिल्कुल, 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें दादरा और नगर हवेली जो पुर्तगाली शासन से मुक्त हुए थे को भारत में शामिल कर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 11वां संशोधन भी उसी साल आया। जी, 11वां संविधान संशोधन 1961। इसमें यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और फिर 1962 में गोवा, दमन और दीव। हाँ, 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में शामिल कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब नागालैंड और पुदुचेरी से संबंधित संशोधनों पर आते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा मतलब 16वां राज्य दिया गया और अनुच्छेद 371A जोड़कर नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए। और पुदुचेरी के लिए वो था 14वां संविधान संशोधन 1962। पुदुचेरी जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था उसे भारत का अंग बनाया गया। और पुदुचेरी के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 239A के तहत किया गया। आगे बढ़ते हुए 15वें और 16वें संशोधन ने न्यायपालिका और देश की अखंडता पर ध्यान केंद्रित किया। जी, 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई और एक नया अनुच्छेद 224A भी जोड़ा गया जो रिटायर्ड जजों की नियुक्ति से संबंधित है। और 16वां संशोधन 16वां संविधान संशोधन 1963। इसने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया और संघ से अलग होने की मांग को अवैध घोषित कर दिया गया। और 17वें 18वें संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1964।
इसके द्वारा केरल और मद्रास के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालकर संवैधानिक संरक्षण दिया गया। और 18वां जो पंजाब के पुनर्गठन से जुड़ा था? हाँ, 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें अनुच्छेद 3 में एक स्पष्टीकरण 3A जोड़ा गया कि संसद किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी का पुनर्गठन कर सकती है, और इसी के तहत पंजाब का पुनर्गठन कर पंजाब, हरियाणा जो 17वां राज्य बना, और हिमाचल प्रदेश जो एक यूनियन टेरिटरी बना, बनाए गए। जी, अब हम 60 के दशक के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जी, 19वां संविधान संशोधन 1966। इसमें चुनाव संबंधी विवादों को सीधे हाईकोर्ट में सुनने का प्रावधान किया गया जी। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। और 20वां संविधान संशोधन 1966। इसमें अनुच्छेद 233A जोड़कर कुछ जिला जजों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई, जो कुछ अनियमितता के आधार पर हुई थीं। और फिर भाषाओं से जुड़ा एक और संशोधन? हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। और 22वां मेघालय से जुड़ा हुआ? जी, 22वां संविधान संशोधन 1969। असम से अलग करके मेघालय को एक स्वायत्त राज्य यानी ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया। इसके लिए अनुच्छेद 371B जोड़ा गया। और 1969 में आरक्षण की अवधि फिर से बढ़ाई गई। हाँ, 23वां संविधान संशोधन 1969। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाकर 1980 तक कर दिया गया। 24वां संशोधन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक मामले की पृष्ठभूमि में आया था। जी, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसकी पृष्ठभूमि थी गोलकनाथ मामला। इसमें अनुच्छेद 368 और 13 में संशोधन किया गया। और इसने क्या स्थापित किया? इसने ये तय किया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे, और ये भी साफ किया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। 25वें संविधान संशोधन से। बिल्कुल। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे सरकार के बड़े समाजवादी फैसलों को रद्द कर दिया था। तो 25वां संशोधन 1971 एक तरह से सरकार का जवाब था। इसने अनुच्छेद 31 में बदलाव करके ये साफ कर दिया कि अगर सरकार सामाजिक लक्ष्यों के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो मुआवजे की रकम पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती है। यह संसद और न्यायपालिका के बीच कह सकते हैं कि शक्ति संघर्ष की एक सीधी शुरुआत थी। यानी ये सिर्फ संपत्ति के अधिकार को सीमित करना नहीं था, बल्कि ये कहना था कि देश को चलाने की नीतियां संसद तय करेगी, अदालतें नहीं। सही कहा। और इसी कड़ी में अगला कदम था 26वां संशोधन 1971, जिसने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। हाँ, और ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये सामंतवाद के आखिरी प्रतीक को मिटाकर आधुनिक भारत की नींव रखने जैसा था। सरकार का तर्क था कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य में किसी को जन्म के आधार पर विशेष भत्ते और अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं। इसने समानता के सिद्धांत को मजबूत किया। लेकिन उस समय क्या यह तर्क नहीं दिया गया कि यह उन रियासतों से किए गए वादे का उल्लंघन था जिन्होंने भारत में विलय के लिए सहमति दी थी? दिया गया था और मामला अदालत तक भी पहुंचा। लेकिन सरकार का रुख साफ था कि वक्त बदल चुका है और पुराने विशेषाधिकारों को अब जारी नहीं रखा जा सकता। तो अगर हम 70 के दशक की शुरुआत को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। पहला, केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना, और दूसरा, पुरानी विरासतों को खत्म करना, चाहे वो राजाओं के भत्ते हों या आगे चलकर ICS अधिकारियों के विशेषाधिकार। चलिए इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। इस दशक में प्रशासनिक और क्षेत्रीय बदलाव भी खूब हुए हैं। जैसे 27वें संशोधन 1971 ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। और 28वें संशोधन 1972 ने, जैसा आपने अभी इशारा किया, ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। ये एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। ICS को अंग्रेजी राज का स्टील फ्रेम कहा जाता था। उनके विशेषाधिकार खत्म करके सरकार ने औपनिवेशिक अतीत से एक और नाता तोड़ने का संदेश दिया। और फिर आया 29वां संशोधन 1972, जिसमें केरल के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। हमारे श्रोताओं के लिए ये 9वीं अनुसूची क्या है? ये एक तरह का संवैधानिक कवच लगता है।
आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कवच। 9वीं अनुसूची एक ऐसी सूची है जिसमें डाल दिए गए कानूनों को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसे मूल रूप से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा। यानी जो कानून सरकार के लिए बहुत जरूरी थे उन्हें इस संवैधानिक तिजोरी में बंद कर दिया जाता था ताकि न्यायपालिका उस पर नजर न डाल सके। इसी दौरान न्याय तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने के लिए भी एक कदम उठाया गया, 30वां संशोधन 1972। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। पहले सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील तभी की जा सकती थी जब मामला 20,000 रुपए से ज्यादा का हो। यह सीमा उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। इस संशोधन ने ये मौद्रिक सीमा खत्म कर दी। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। इसने सचमुच आम आदमी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए। और लोकतंत्र का दायरा भी बढ़ाया गया। 31वें संशोधन 1973 ने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। फिर कुछ संशोधन क्षेत्रीय जरूरतों को लेकर आए, जैसे 32वां संशोधन 1973 आंध्र प्रदेश के लिए और 33वां विधायकों के इस्तीफे को लेकर। ये इस्तीफे वाला मामला क्या था? क्या विधायकों से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा था? हाँ, उस दौर में खरीद फरोख्त और दबाव की राजनीति की शिकायतें आम थीं। कई बार पार्टियों के नेता अपने विधायकों से पहले ही इस्तीफे पर दस्तखत करवा कर रख लेते थे ताकि वे पाला ना बदल सके। ये संशोधन इसी प्रथा को रोकने के लिए लाया गया था। इसने तय किया कि स्पीकर या अध्यक्ष तभी इस्तीफा स्वीकार करेंगे जब वे संतुष्ट हों कि ये स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के दिया गया है। और फिर एक बड़ा भौगोलिक और राजनीतिक बदलाव आया सिक्किम को लेकर। 35वें 1974 और 36वें 1975 संशोधन ने सिक्किम को पहले भारत का सहराज्य और फिर पूर्ण राज्य बना दिया। सिक्किम का विलय भारतीय संघ के विकास में एक मील का पत्थर है। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम को जो विशेष प्रावधान दिए गए वे दिखाते हैं कि भारतीय संविधान कितना लचीला है और अपनी विविधता को समायोजित करने की क्षमता रखता है। लेकिन जब ये सब चल रहा था, देश का राजनीतिक तापमान एक उबाल की ओर बढ़ रहा था और ये हमें भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे विवादास्पद दौर में ले आता है, आपातकाल और वो संशोधन जिन्होंने इसे संभव बनाया। बिल्कुल, इसकी जमीन तैयार की 38वें संशोधन 1975 ने, जिसने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर कर दिया। मतलब सरकार के इस फैसले पर अदालत कोई सवाल नहीं कर सकती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। 39वें संशोधन 1975 ने तो हद ही कर दी। इसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को ही किसी भी अदालत में चुनौती देने पर रोक लगा दी। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर सीधा प्रहार था। इन दो संशोधनों ने न्यायपालिका के पर कतर दिए और कार्यपालिका को असीमित रूप से शक्तिशाली बना दिया। और इसी पृष्ठभूमि में आया भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लघु संविधान क्यों? इसमें ऐसा क्या था? क्योंकि इसने संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से को बदल दिया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। पर्यावरण की रक्षा मतलब अनुच्छेद 48A और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A जैसे नए नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए। ये सब तो इसके कह सकते हैं सकारात्मक पहलू थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू खतरनाक था। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। और सबसे बड़ा बदलाव, इसने शिक्षा, वन, नापतौल और न्याय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया। एक मिनट, हमारे श्रोताओं के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या फर्क है? आसान शब्दों में, राज्य सूची के विषयों पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है।
तो इन विषयों को समवर्ती सूची में डालने का मतलब था राज्यों की शक्तियों को कम करना और केंद्र को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना। कुल मिलाके 42वें संशोधन ने शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से कार्यपालिका के पक्ष में झुका दिया था। फिर आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार आई। जाहिर है उनकी पहली प्राथमिकता इन बदलावों को पलटना रही होगी। निश्चित रूप से पहले 43वें संशोधन 1977 के जरिए न्यायपालिका की कुछ शक्तियां बहाल की गई, लेकिन असली काम किया 44वें संविधान संशोधन 1978 ने। यह सिर्फ एक उलटफेर नहीं था, ये आपातकाल के आघात से पैदा हुआ एक संवैधानिक सुधार था। इसने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नए कवच तैयार किए। क्या थे वो कवच? सबसे पहले इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। दूसरा, इसने आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द रखा, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने ये स्थापित किया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारंटी थी। तो 70 का दशक संसद और न्यायपालिका के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी का दशक था, जिसका अंत 44वें संशोधन के रूप में एक नए संतुलन के साथ हुआ। अब 1980 के दशक में चलते 45वां संविधान संशोधन जो 1980 में आया। हाँ, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी एससी और एसटी आरक्षण को लेकर। इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। जी, इसे 1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया था और ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें आगे भी कई बार देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद है 46वां संशोधन 1982 का। यह बिक्री कर मतलब कि सेल्स टैक्स से जुड़ा हुआ था। इसमें कोशिश ये की गई कि जो दरें हैं उनमें एक रूपता लाई जा सके, ताकि व्यापार में आसानी हो। बिल्कुल। फिर 1984 का साल आता है और इस साल हमें कई संशोधन देखने को मिलते हैं। हाँ, काफी व्यस्त साल रहा होगा। 47वां संशोधन, इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून जोड़े गए। और ये 9वीं अनुसूची की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। जी जरूर। फिर आता है 48वां संशोधन 1984 में ही। ये पंजाब से जुड़ा था। हाँ, उस समय पंजाब के हालात बहुत खराब थे, तो इस संशोधन के जरिए वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। और इस साल 49वां संशोधन भी आया। जी, ये त्रिपुरा से संबंधित था। इसमें 6ठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा में एक स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई। अच्छा। हाँ, और 50वां संशोधन वो भी 1984 का ही है। हाँ, ये अनुच्छेद 33 से जुड़ा है। इसमें संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी समझा गया होगा। बिल्कुल। फिर 51वां संशोधन, ये भी 1984 का ही है। इसमें पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों जैसे मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम में जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान था। जी। इसके बाद आता है एक बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। हाँ, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए। बिल्कुल। और इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब चलते हैं 1986 में 53वां संशोधन। इसमें मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, देश का 23वां राज्य। और इसके लिए अनुच्छेद 371G जोड़ा गया। जी। और इसी साल 54वां संशोधन भी हुआ जो न्यायपालिका से जुड़ा था। जजों के वेतन में वृद्धि की गई, अनुसूची 2 में बदलाव करके। हाँ, फिर 55वां संशोधन 1986, इसमें अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये बना भारत का 24वां राज्य और अनुच्छेद था 371H। सही है। और राज्यों के बनने का ये सिलसिला अगले साल भी जारी रहा। 56वां संशोधन 1987, इस बार गोवा की बारी थी। जी, गोवा 25वां राज्य बना, लेकिन दमन और दीव को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया और अनुच्छेद 371I जोड़ा गया। ठीक है, और 57वां संशोधन, वो भी 1987 का ही है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और 58वां संशोधन,
ये भाषा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें संविधान का एक प्राधिकृत हिंदी पाठ मतलब एक अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी बात थी। अब 1988 पे आते हैं, 59वां संशोधन। ये फिर से पंजाब से जुड़ा था और काफी विवादास्पद भी था। हाँ, इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में आपातकाल लगाने का प्रावधान था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनुच्छेद 21 को भी निलंबित करने का प्रावधान था, जो जीवन का अधिकार है। ये तो बहुत ही कठोर कदम था। जी था, इसीलिए बाद में इसे बदला भी गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। 60वां संशोधन 1988। ये एक आर्थिक मामला था। प्रोफेशनल टैक्स, जिसे वृत्ति कर भी कहते हैं, उसकी सीमा 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। राज्यों की आय बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही बड़े और क्रांतिकारी संशोधन पर। 61वां संशोधन 1989। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जी, अनुच्छेद 326 में ये बदलाव किया गया और रातों रात देश के करोड़ों युवा मतदाता बन गए। इसी साल एक और संशोधन हुआ, 62वां। ये फिर से आरक्षण से जुड़ा था। SC ST आरक्षण को अगले 10 साल यानी वर्ष 2000 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये वही पैटर्न है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। जी बिल्कुल वही। और 1989 में ही 63वां संशोधन भी आया। हाँ, और इसने उस विवादास्पद 59वें संशोधन को निरस्त कर दिया जिसमें पंजाब में आपातकाल का प्रावधान था। मतलब जो कठोर कदम उठाया गया था उसे वापस ले लिया गया। जी, हालात सुधरने पर। 1990 का साल, 64वां संशोधन। ये फिर पंजाब से जुड़ा था। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष और 6 महीने कर दी गई। ये सिलसिला तो काफी लंबा चला। हाँ, बहुत लंबा। इसके बाद 65वां संशोधन 1990। ये एक संस्थागत बदलाव था। इसमें SC और ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 338 के तहत। अच्छा, और 66वां संशोधन? इसमें फिर से 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून शामिल किए गए। ये 9वीं अनुसूची तो बार बार आ रही है। जी। अगला है 67वां संशोधन 1990। फिर से पंजाब। राष्ट्रपति शासन की अवधि अब 4 साल तक कर दी गई। और ये रुका नहीं, 68वां संविधान संशोधन 1991। जी, अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 5 साल तक कर दी गई। ये एक असाधारण स्थिति थी। वाकई। अब आते हैं 1991 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन पर, 69वां संशोधन। ये दिल्ली के लिए था। बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, इसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT का दर्जा दिया। और दिल्ली के लिए एक 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का प्रावधान भी किया। इसके लिए अनुच्छेद 239A और 239A भी जोड़े गए। तो दिल्ली को एक तरह से अर्ध राज्य का दर्जा मिला। बिल्कुल सही। और इसका असर हमें तुरंत अगले साल 70वें संशोधन में देखा, जो 1992 में हुआ। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। जी, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया। 1992 में एक और भाषाई संशोधन हुआ, 71वां। हाँ, इसमें 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जी, और इसके साथ कुल भाषाओं की संख्या 18 हो गई। इसके बाद 72वां संशोधन 1992। ये त्रिपुरा विधानसभा से चला था। वहां सीटों की संख्या 60 की गई और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आते हैं उन 2 संशोधनों पर जिन्होंने भारत के लोकतंत्र की तस्वीर ही बदल दी। आप 73वें और 74वें संशोधन की बात कर रही हैं। 1992। जी, 73वां संशोधन जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। हाँ, संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए। बिल्कुल, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। और इसी की अगली कड़ी था 74वां संविधान संशोधन। जी, इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। और इसके लिए भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय थे। सही। इन दोनों ने मिलकर जमीनी लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। आगे बढ़ते हैं 1994, 75वां संशोधन। ये किराएदार और मकान मालिक के विवादों से जुड़ा था। इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान किया गया। और 76वां संशोधन 1994, ये बहुत ही चर्चित रहा। जी, क्योंकि ये तमिलनाडु के आरक्षण कानून से जुड़ा था। उनके 69% आरक्षण वाले कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। हाँ, ताकि उसे अदालत में चुनौती न दी जा सके।
इसने 9वीं अनुसूची के इस्तेमाल पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। अच्छा, अब 1995 पर आते हैं, 77वां संशोधन। ये भी आरक्षण से ही जुड़ा था, लेकिन इस बार पदोन्नति में आरक्षण से। एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण। जी, इसके लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया। और 78वां संशोधन 1995। इसमें एक बार फिर से 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून जोड़े गए। तब तक इसमें कुल 284 कानून हो चुके थे। तो ये तिजोरी तो भरती ही जा रही थी। हाँ, बिल्कुल। अब हम इस सूची का आखिरी पड़ाव पर हैं, वर्ष 2000, 79वां संशोधन। और ये फिर से वही पैटर्न दोहराता है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2010 तक के लिए। जी। और आखिर में 80वां संविधान संशोधन, वर्ष 2000। ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को लेकर था। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। हाँ, इसमें यह तय हुआ कि केंद्रीय करों से होने वाली कुल आय का 29% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सुधार। जैसे 81वें संशोधन ने बैकलॉग वैकेंसी, मतलब पिछली भर्तियों की खाली रह गई आरक्षित सीटों को भरने के लिए 50% की सीमा हटा दी। इसका मतलब था कि अगर पिछले सालों में सीटें नहीं भरी तो उन्हें अगले साल भरा जा सकता है, भले ही उस साल का आरक्षण कोटा 50% से ज्यादा हो जाए। एक मिनट, यहाँ एक शब्द है, वो परिणामी वरिष्ठता या कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जो 85वें संशोधन से जुड़ा है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? जो सामान्य वर्ग से है और उसने नौकरी पहले ज्वाइन की थी। परिणामी वरिष्ठता का मतलब है कि प्रमोशन पाने के बाद वो जूनियर कर्मचारी उस सीनियर कर्मचारी से भी सीनियर माना जाएगा। इस मुद्दे पर अदालतों में बहुत बहस हुई थी और संसद ने इस संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को पक्का कर दिया। अच्छा, तो ये सब सरकारी नौकरियों में आरक्षण को मजबूत करने के लिए था। लेकिन फिर 2005 में 93वां संशोधन आया, जिसने कह सकते हैं कि खेल ही बदल दिया। इसने निजी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी आरक्षण का रास्ता खोल दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। और बहुत बड़ा। इसने आरक्षण की बहस को सरकारी दायरे से निकालकर निजी क्षेत्र में ला खड़ा किया। इसके पीछे तर्क ये था कि अगर सामाजिक न्याय हासिल करना है तो शिक्षा के हर दरवाजे को खोलना होगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। जाहिर है इस पर बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन इसने भारत में सकारात्मक कार्रवाई यानी एफर्मेटिव एक्शन के दायरे को हमेशा के लिए बढ़ा दिया। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला और फिर अगले ही साल 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण आ गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि आरक्षण का जो मूल विचार था वो अब बदल रहा है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आरक्षण की शुरुआत ऐतिहासिक रूप से हुए सामाजिक अन्याय यानी जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए हुई थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने इसमें आर्थिक पिछड़ेपन का एक नया आयाम जोड़ा। इसी दौरान 104 संशोधन ने एक और काम किया। उसने एससी एसटी आरक्षण को तो 2030 तक बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि संविधान समय समय पर यह भी देखता है कि किन समुदायों को विशेष प्रतिनिधित्व की जरूरत है और किन्हें नहीं। और हाल ही में पहले 105वें संशोधन ने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया, जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए जरूरी था। और फिर आया सबसे चर्चित संशोधन 106 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ये बिल तो दशकों से अटका हुआ था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पास हो गया? इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति और बदलते सामाजिक माहौल दोनों का हाथ है। सालों से ये बिल किसी न किसी वजह से रुक जाता था, लेकिन अब एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना जहां कोई भी पार्टी इसका विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि यहां एक पेच है जिसकी आलोचना भी होती है। इसे लागू करने के लिए अगली जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना होगा। यानी ये कानून तो बन गया है, पर जमीन पर कब उतरेगा ये अभी साफ नहीं है। फिर भी ये भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। तो एक तरफ संविधान समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करा था, लेकिन दूसरी तरफ 2000 के दशक की राजनीति खुद ही अस्थिरता का शिकार थी। आया राम गया राम का मुहावरा जैसे हकीकत बन चुका था। मुझे लगता है अगला बड़ा संशोधन इसी समस्या से जुड़ा है।
आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। 2003 का 91वां संशोधन, ये उस दौर की गठबंधन सरकारों की राजनीति का सीधा नतीजा था। पार्टियां अपने सहयोगियों को खुश रखने के लिए 100 मंत्रियों के जंबो मंत्रिमंडल बना रही थी, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा था। इस संशोधन ने 2 बड़े काम किए। पहला, इसने तय कर दिया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा, शायद दल बदल कानून से जुड़ा था, उसे और सख्त बनाया गया। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प बदलाव था। पहले के कानून में एक बचाव का रास्ता था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दें तो उसे विभाजन माना जाएगा और उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसका जमकर दुरुपयोग हो रहा था। इस संशोधन ने उस रास्ते को बंद कर दिया। अब सिर्फ तभी सदस्यता बच सकती है जब पूरी की पूरी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाए। इसने दल बदल पर काफी हद तक लगाम लगाई। शासन से जुड़ा एक और बड़ा टकराव हमें 99वें संशोधन में देखने को मिला। सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच सीधी टक्कर थी। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक संकटों में से एक था। सरकार का तर्क था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए और इसमें कार्यपालिका का भी कुछ कहना होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, जो हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, ये शब्द हम बार बार सुनते हैं। क्या आप इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। 70 के दशक में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया था। इसका मतलब है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अदालत के मुताबिक NJAC इसी मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया। यह आज भी एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। और फिर आया वो संशोधन जिसने हम सब की जिंदगी पर असर डाला, 101वां संशोधन यानी GST। एक राष्ट्र एक कर का नारा तो बहुत आसान लगता है, पर इतने सारे राज्यों को जिनकी अपनी अलग अलग आर्थिक जरूरतें हैं, एक साथ एक टैक्स सिस्टम के लिए मनाना कैसे संभव हुआ? यह भारतीय संघवाद का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यह सिर्फ एक टैक्स सुधार नहीं था, यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को फिर से लिखने जैसा था। इसके लिए संविधान में बिल्कुल नई तरह की शक्तियां बनानी पड़ी, जैसे अनुच्छेद 246A, जो केंद्र और राज्यों को एक साथ एक ही चीज पर टैक्स लगाने का अधिकार देता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बनाई गई GST परिषद, जो सहकारी संघवाद का एक अनूठा उदाहरण है। लेकिन क्या ये इतना आसान रहा है? हम अक्सर GST परिषद की बैठकों में राज्यों और केंद्र के बीच टकराव की खबरें सुनते हैं। बिल्कुल नहीं। ये ग्रैंड बार्गेन या एक बड़ा समझौता था, और हर बड़े समझौते की तरह इसमें भी लगातार खींचतान चलती रहती है। राज्यों को डर था कि उनके राजस्व का नुकसान होगा, इसलिए केंद्र को कई सालों तक मुआवजे का वादा करना पड़ा। GST परिषद में सैद्धांतिक रूप से तो हर फैसले पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आम सहमति से फैसले लिए जाएं। यह दिखाता है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में आर्थिक सुधार करना कितना जटिल काम है। विविधता की बात चली है, पिग ये भी याद आता है कि संविधान सिर्फ बड़े आर्थिक या राजनीतिक नियमों के बारे में नहीं है। ये भारत की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को भी सहेजता है। जैसे 2003 के 92वें संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ दी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हाँ, और 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का शामिल होना सिर्फ एक सूची में नाम जुड़ना नहीं है, यह उस भाषा और उसे बोलने वाले समुदाय को एक राष्ट्रीय पहचान और सम्मान देता है। इससे उस भाषा को सरकारी संरक्षण मिलता है, उसके विकास के लिए फंड मिलते हैं और छात्र उस भाषा में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं दे सकते हैं। यह भारत की भाषाई विविधता का उत्सव मनाने का एक संवैधानिक तरीका है। ये तो भाषाओं की बात हुई, लेकिन संविधान कुछ खास इलाकों की जरूरतों का भी ध्यान रखता है। मुझे याद है 90वां संशोधन असम के बोडोलैंड क्षेत्र के लिए था, 94वां झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए और 98वां हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए। ये सब एक साथ क्यों जरूरी थे? ये संशोधन दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना लचीला है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो पूरे देश पर एक ही नियम लागू कर दे। ये मानता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अनूठी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जरूरतें हैं।
जैसे असम में बोडोलैंड समझौता लागू करने के लिए वहां के चुनावी समीकरणों को सुरक्षित करना जरूरी था, या फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में एक आदिवासी कल्याण मंत्री का होना जरूरी समझा गया। और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र वाला संशोधन, वो किस बारे में था? वो अनुच्छेद 371J के तहत था, जो उस पिछड़े इलाके के विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण। यहां तक कि एक छोटा सा बदलाव, जैसे 96वें संशोधन से उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करना, यह भी दिखाता है कि संविधान लोगों की सांस्कृतिक पहचान और स्वाभिमान को कितना महत्व देता है। ये सारे संशोधन मिलकर ये साबित करते हैं कि भारत का संविधान एक रूपता थोपने की बजाय विविधता को समायोजित करने में विश्वास रखता है। तो 81वें संशोधन से लेकर 106 संशोधन तक का ये सफर वाकई कमाल का है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। सामाजिक न्याय की परिभाषा को बदलने से लेकर देश की राजनीति को स्थिर करने, अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने तक, ये लगातार देश की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। बिल्कुल। आज हमने जिन संशोधनों पर चर्चा की वे दिखाते हैं कि संविधान देश की बदलती जरूरतों का जवाब कैसे देता है। लेकिन ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। आज के दौर में जब तकनीक, समाज और अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या संवैधानिक संशोधन की हमारी प्रक्रिया को और ज्यादा फुर्तीला होने की जरूरत है, या फिर इसकी ये सोची समझी धीमी गति ही वो स्थिरता देती है जो एक लोकतंत्र के लिए जरूरी है? एक स्थिर और एक अनुकूलनीय संविधान के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है? शायद यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती है।